आदाब नाज़रीन, प्रोग्राम अब तक आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद, दिल्ली के स्टूडियो से बराह रास्त। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ बैनुल-अक़वामी खबरों पर और उसके बाद वज़ीर आज़म की तरफ से आज उस एप्लीकेशन का आगाज किया गया। वो एप्लीकेशन लॉन्च हुई जहां पर आपको कैश का कम इस्तेमाल करके, मोबाइल एप्लीकेशन का सहारा लेकर या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप कोई चीज खरीदना चाहें तो वहां पर भी आप रकूमात अदा करनी हो या फिर दीगर मामलात हों, ऑनलाइन इस एप्लीकेशन के जरिए होंगे। क्या कुछ पूरा ये एप्लीकेशन का मकसद है बनाने का, और सरकार की तरफ से जो आज खासतौर से वज़ीर आज़म को इस तकरीब में मदऊ किया था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने इस एप्लीकेशन को आज लॉन्च किया है। इस पर डिटेल्स आपके सामने रखेंगे और जम्मू कश्मीर के हवाले से भी बात करेंगे जहां पर इंतजामिया की तरफ से कुछ फैसले और इस पर लोगों की तरफ से रिएक्शंस भी सामने आए हैं और कुछ अवामी मसाइल भी आज के प्रोग्राम में आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज करेंगे सबसे पहले बात तुर्की की, जहां पर जुनूब और मगरबी हिस्से में जंगलात में तकरीबन 6 रोज से आग लगी हुई है और आग अब तक तकरीबन 6 दिन गुजरने के बावजूद भी एक बार फिर बेकाबू नजर आ रही है। अभी तक मुकम्मल तौर पर आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। और इस बीच आपको बताएं कि मीडिया रिपोर्ट्स जो आ रही हैं, रूस, यूक्रेन, ईरान और अजरबैजान के फायर फाइटर्स टीमें भी आग पर काबू पाने की कोशिशों में मसरूफ हैं, लेकिन घने जंगल हैं, आग बुझाना यहां पर बेहद मुश्किल हो गया है। तुर्की वजारत जंगलात के मुताबिक 35 सूबों के मुख्तलिफ जंगलात के अंदर 129 मकामात पर आग लगी है, जिसमें से अब से 122 मकामात पर आग जहां पर अभी तक काबू पा लिया गया है। ताहम 6 रोज के दौरान पेश आए मुख्तलिफ हादसात में मजीद 2 अफराद हलाक भी हुए हैं, जिसके बाद हलाकतों की तादाद अब तक कुल मिलाकर इस वाक़े के दौरान जो कि 8 हो गई है। यहाँ पर यह भी आपको याद दिलाना जरूरी है कि गुज़श्ता हफ्ते तुर्की के जुनूबी हिस्से में वाक़े बहरे रूम रिजर्वेट रीजन में जहां पर जंगलात में आग लगी थी और मुतअद्दिद वाक़यात रुनमा हुए थे, 129 अलग अलग मकामात हैं जहां पर आग लगी है और कुल मिलाकर 8 अफराद की हलाकत के बाद तुर्की के जंगलात में लगी आग पर काबू जरूर पाया गया है, लेकिन अभी भी 6 से 7 मकामात हैं जहां पर आग जबरदस्त भड़की है और मुख्तलिफ मालिक इस वक्त तुर्की की मदद के लिए आगे आए हैं। और खबर यह भी है कि करोड़ों की तादाद में यहाँ पर परिंदे या बाकी जो जंगली जानवर थे उनको भी नुकसान पहुंचा है। जो सूरत हाल ऑस्ट्रेलिया के अंदर बनी थी, शायद वैसी तबाही यहाँ पर देखने को मिलेगी और उसी तरह की सूरत हाल बन भी चुकी है। चूंकि 122 मकामात पर जहां आग पर काबू पाया गया है, एक भी कहीं दरख्त इस इलाके के अंदर नहीं बचा है। बढ़ते हैं आगे, बात अब हिंदुस्तान और चीन के हवाले से। चूंकि मुसल्लह अफवाज की जो कोर कमांडर्स की मीटिंग गुज़श्ता दिनों हुई है, मशरकी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से मुतसिल इलाकों के ज़ेर इल्तवाब मुतनाज़ा मसाइल को मौजूदा मुआहिदों और प्रोटोकॉल के तहत जल्द अज जल्द हल करने पर भारत और चीन के दरमियान इत्तफाक हो गया है और दोनों अतराफ के कोर कमांडर्स के दरमियान मुलाकातों का 12वां दौर, जो कि आपको याद होगा कि हफ्ते के रोज मोल्डो के मकाम पर यानी चीन के उस तरफ सरहद पर हुआ और मीटिंग के बाद आज एक बयान मुश्तरका तौर जारी किया गया, जिसमें मुलाकात दोनों मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा की 14 जुलाई को तजाकिस्तान के दारुल हुकूमत दुशंबे में मुलाकात हुई थी और भारत चीन सरहदी कोऑर्डिनेशन कमेटी की 25 जुलाई को होने वाली मीटिंग के पस मंजर में हुई और इसमें मानीखेज बातचीत हुई है। आज मुश्तरका बयान दोनों तरफ से आया है, इसलिए इत्तफाक इस बात पर हुआ है कि जो एग्रीमेंट्स हैं, तय प्रोटोकॉल है, उसके मुताबिक काम किया जाएगा। अब बात उस एप्लीकेशन के हवाले से जो मुल्क की सतह पर आज लॉन्च की गई, लेकिन हिंदुस्तान के बाहर भी आप इसका फायदा उठा सकेंगे। वज़ीर आज़म मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, जहां पर आज के दिन शख्सियावर खुसूसी मकसद वाले डिजिटल अदायगी के तरीकाकार ई-रुपए की लॉन्च किया है। ये वो एप्लीकेशन है वज़ीर आज़म मोदी जो हमेशा डिजिटल इक़दामात पर जोर देते रहे या हिमायत करते रहे हैं। आज ई-रुपी रकम के बगैर या किसी भी किस्म के राब्ते के बगैर डिजिटल अदायगी का एक तरीकाकार है और इस पर बार बार सरकार की तरफ से फोकस किया जा रहा था कि इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा होना चाहिए था। ये एक QR कोड या इसके साथ साथ स्ट्रिंग पर मबनी एक SMS होता है जो मुतल्लिका शख्स के मोबाइल्स पर भेजा जाता है। किसी रुकावट के बगैर एक मरतबा की अदायगी वाले इस तरीकाकार से सार्फिन किसी कार्ड, डिजिटल अदायगी ऐप या फिर इंटरनेट बैंकिंग तक रसाई के बगैर ही इसके जरिए रकम हासिल कर सकते हैं। किसी तरह के आपको यहाँ पर किसी मशीन को टच करने की या किसी मशीन का सहारा लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि मोबाइल एप्लीकेशन का सहारा दूर से एक डिस्टेंस से भी आप कर सकते हैं। और साथ ही ये जो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, उसकी मालिक खदमात का महकमा है, सेहत है या फैमिली, मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जिसको आप कहते हैं, खानदानी बहबूद की वजारत, उसकी और कौमी हेल्थ अथॉरिटी के इश्तराक से एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है जिसको आज मुल्क के सामने रखा गया, लॉन्च कर दिया गया है। वज़ीर आज़म ने मुल्क में और ख़ासतौर से गरीबों की तकदीर बदलने वाली नई टेक्नोलॉजी को आज मुल्क के हवाले किया और एक बड़ा संग मील भी इसे करार दिया गया है मरकज़ी वज़ारत सेहत का। साथियों, पहले हमारे देश में कुछ लोग चाहते थे
कि टेक्नोलॉजी, और वो कहते भी थे कि टेक्नोलॉजी तो केवल अमीरों की चीज है, भारत तो गरीब देश है, इसलिए भारत के लिए टेक्नोलॉजी का क्या काम। जब हमारी सरकार टेक्नोलॉजी को मिशन बनाने की बात करती थी तो बहुत से राजनेता, कुछ खास किस्म के एक्सपर्ट्स उस पर सवाल खड़ा करते थे। लेकिन आज देश ने उन लोगों की सोच को नकारा भी है और गलत भी साबित किया है। आज देश की सोच अलग है, नई है। आज हम टेक्नोलॉजी को गरीबों की मदद के, उनकी प्रगति के एक टूल के रूप में देख रहे हैं। आज दुनिया देख रही है कैसे भारत में टेक्नोलॉजी पारदर्शिता और ईमानदारी ला रही है, कैसे टेक्नोलॉजी नए अवसरों को पैदा करने में, उन्हें गरीबों को सुलभ बनाने का काम कर रही है, और कैसे टेक्नोलॉजी सरकार और लाल फीताशाही पर सामान्य मानवी की निर्भरता को कम कर रही है। आप आज के ही यूनिक प्रोडक्ट को देखिए। आज हम यहां तक इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि देश ने जनधन खातों को खोलने, उन्हें मोबाइल और आधार से जोड़ने और जैम जैसी व्यवस्था के लिए वर्षों मेहनत की है। जब जैम को शुरू किया गया था तब बहुत से लोग इसके महत्व को नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन इसकी अहमियत को हमने लॉकडाउन के समय देखा। जब दुनिया के बड़े बड़े देश परेशान थे कि लॉकडाउन में कैसे अपने गरीबों की मदद करें, लेकिन भारत के पास एक पूरी व्यवस्था तैयार थी। दूसरे देश अपने यहां के पोस्ट ऑफिस और बैंक खुलवा रहे थे, तो वहीं भारत महिलाओं के बैंक खातों में सीधे आर्थिक मदद भेज रहा था। भारत में अब तक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए करीब 17.5 लाख करोड़ रुपए सीधे लाभार्थियों के खाते में भेजे जा चुके हैं। आज केंद्र सरकार 300 से ज्यादा योजनाओं का लाभ डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रही है। लगभग 90 करोड़ देशवासियों को इसके तहत किसी न किसी रूप में लाभ हो रहा है। राशन हो, एलपीजी गैस हो, इलाज हो, स्कॉलरशिप हो, पेंशन हो, मजदूरी हो, घर बनाने के लिए मदद हो, ऐसे अनेक लाभ डीबीटी से मिल रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 1,35,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के बैंक अकाउंट में पहुंचाए गए हैं। इस बार तो किसानों से जो गेहूं की सरकारी खरीद हुई है उसका लगभग 85,000 करोड़ रुपए सीधा किसानों के बैंक खाते में ही ट्रांसफर किया गया है। इन सारे प्रयोगों का बहुत बड़ा लाभ ये हुआ है कि देश के करीब करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक गलत हाथों में जाने से बचे हैं। बात सरहदी जिला पुंछ के, जहां पर पुंछ के वस्त में मौजूद किला खस्ताहाली का शिकार है। कदीम किला फन तामीर के माहिरीन की अजमत और यहाँ के हुक्मरानों की आमतौर पर याद दिलाता है। कदीम फन तामीर की याद दिलाने वाला यह किला अब अदम तवज्जी के बायस तबाही के दहाने पर खड़ा है। तस्वीरें ये बताने के लिए काफ़ी हैं और ये तस्दीक करने के लिए काफ़ी हैं कि महकमा सेहत जम्मू कश्मीर, साबिक़ा हुकूमतें या मौजूदा निज़ाम इसके लिए क्या करता है। यहाँ शान रफ्ता बहाल करना हो या फिर इस कदीम विरासत को बचाना हो, कोई कदम नहीं उठाया गया। अपने दौर में यह किला बिलाशुबा
शान और शौकत की अलामत समझा जाता रहा है और इसकी बाकियात अपनी जुबों हाली की दुहाई देते आज भी नजर आते हैं। यह किला तारीखी वाकयात का गवाह रहा है जिसने अपने वक्त के कई ताकतवर हुक्मरानों का उरूज जवाल भी देखा है और किले के बाकियात आज भी इसकी शानदार माजी से लेकर इसकी मौजूदा हालत जार की कहानी बयां करते नजर आते हैं, जो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। पुंछ की कई अहम शख्सियात नाराज हैं। नजर इस बात पर जहां सरकार की होनी चाहिए थी कि नई जिन मकामात पर इंतजामिया ये कह रही है कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो, टूरिस्ट स्पॉट्स हो, सयाती मकामात हो, जो अहम शख्सियात हैं इस जिले की वो ये मानती है कि अगर इंतजामिया ने इस तारीखी किले पर नजर दौड़ाई होती तो शायद मजीद पैसा खर्चने की जरूरत नहीं थी और तारीख से मालामाल शहर पुंछ की अजमत में इजाफा करने वाला पुंछ का किला देखने के लिए खूबसूरत मकाम तो है, लेकिन हुकूमती फैसलों ने हमेशा ही अवाम को या फिर पुंछ जिले को मायूस किया है। देखें, ये जो हमारा पुंछ फोर्ट है ये हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, इसकी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है और इसको प्रिजर्व करने के लिए लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए स्पेंड किए गए हैं। और जो अर्थक्वेक 2005 में आया था उसमें यहाँ पर मैसिव डैमेज हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर करोड़ों रुपए स्पेंड किए गए हैं ताकि इस बिल्डिंग को प्रिजर्व किया जाए। ये एक मॉन्यूमेंट है हमारे एरिए का और इसकी खूबसूरती को मेंटेन रखा जाए। टूरिज़्म महकमे को ये दिया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट है करोड़ों रुपए आए हैं, लेकिन अगर इसके अंदर जाएं तो आपको कोई मेंटेनेंस नहीं मिलेगी। गंदगी के ढेर अंदर फैले हुए हैं, करोड़ों रुपए आए हैं, कहाँ गए हम नहीं कुछ कह सकते हैं। लेकिन मेरी सरकार से, एलजी सरकार से और खसूसी तौर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं सिन्हा साहब, उनसे मेरी गुजारिश है कि बराए मेहरबानी इस किले को प्रिजर्व कीजिए। ये पुंछ की धरोहर है, पुंछ की हिस्ट्री है, पुंछ का विरसा इसके साथ लिपटा हुआ है। 2005 में ज़लज़ला आया और आज मेरे ख्याल में 16-17 साल इस चीज़ को हो गए। ये जो हिस्टोरिकल बिल्डिंगें होती हैं या नेशनल मोनूमेंट्स बिल्डिंग थी, जैसे टाउन हॉल हो गया या ये किला हो गया, और किले की मरम्मत होनी चाहिए थी। किले को असर नौ नेशनल मोनूमेंट्स में लाना चाहिए था और इसमें हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दी है, डिवीज़न बेंच ने, पूरे बेंच ने फैसला दिया है कि इसको नेशनल मोनूमेंट्स लिया जाए और इसमें नेशनल मोनूमेंट्स लेके इसको ताकि बाहर की दुनिया आके देखे कि यहाँ पे जो किला था ये एक हिस्टोरिकल था, एक नेशनल मोनूमेंट्स था। लेकिन टाउन हॉल हो गया, इसके बारे में हम डीसी साहब से एक वफद लेके भी जाएंगे और कहेंगे कि ये जो अंदर गंदगी पड़ी हुई है इसको भी ठीक करें और इसको असर नो उसी मयार पे जैसे ये पहले था उसको लेके आए और नेशनल मोनूमेंट डिक्लेयर करें। आपने ये बड़ा एक अच्छा सवाल पूछा किले के बारे में। बात यह है कि हम हर साल सुनते हैं कि किले की रिपेयर हो रही है, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए हैं, लेकिन मेरे ख्याल में किले की वही कंडीशन है। ये एक हमारे पास ऐसा एहसास था कि जो भी लोग कहीं जम्मू से आते थे, बाहर से आते थे, वो पूछते थे कि राजा का किला देखना। अरे वहाँ क्या देखा, वहाँ तो सांप है, घास आप देखिए, किला पूरा गिर चुका है। तो हमारी एलजी साहब से अपील है, चीफ सेक्रेटरी साहब से, कि कम से कम इस किले को रिपेयर किया जाए और ये जो पुंछ की शान है इसे ख़त्म ना किया जाए। जैसे बागडडी का मसला था, हमारा पुराना डीसी ऑफिस था जो राजों के टाइम बना था, वो आज बन ही नहीं सकता। बात अब ट्रांसपोर्टर्स की, जिन्होंने जम्मू में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बढ़ती महंगाई या पेट्रोल डीजल की कीमतों में जबरदस्त इजाफा जिसका बराह रास्त असर इन लोगों पर पड़ रहा है, ट्रांसपोर्ट के शोबे पर पड़ रहा है और आज ट्रांसपोर्ट किराए में इजाफा करने की मांग एक बार फिर दोहराई गई है। ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं कि तमाम शोबों में ये शोबा बुरी तरह मुतासिर हुआ और हुकूमत की जानिब से भी कोई खास मदद नहीं दी गई। ताहम इंतजामिया किसी तरह की राहत पहुंचाने में भी मुकम्मल तौर नाकाम साबित हुई है। अब इंतजामिया से माली मदद के साथ साथ किराए में इजाफे की मांग की गई है। जो इस वक्त महंगाई के दौर में डीजल की कीमत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और ट्रांसपोर्टर्स पिछले समझो 1.5-2 साल से 2020 से लेकर इस वक्त तक कुछ कोविड की मार झेल रहे हैं और कुछ ये डीजल, सुबह उठो तो कुछ डीजल की कीमत और होती है। ट्रांसपोर्टरों की आज ये हालत बन चुकी है कि कोई ट्रांसपोर्टर नहीं रहा होगा जिसने लोन लिया है और उसकी गाड़ी लोन बैंक वाले ने एनपी ना कर दी हो।
इन सब हालात में जब हमारा फेयर की रिवीजन हुई थी पीछे, तो उस वक्त 82 रुपये डीजल की कीमत थी। आज 95 रुपये कीमत हो गई है डीजल की। आप यकीन नहीं मान सकते हो कि इस वक्त गाड़ी को कुछ भी नहीं बच रहा है। गाड़ी चलाना सिर्फ मजबूरी इसलिए बनी हुई है हमारी कि ड्राइवर्स जो रखे हुए हैं, जो कंडक्टर्स हैं, उनकी तनख्वाह देनी है और उनके जो खर्चे हैं ताकि वो अपने परिवार को पाल सकें। ट्रांसपोर्टर्स बार बार एक दफ़ा नहीं, आपके माध्यम से भी हमने ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ट्रांसपोर्टर्स की एक मीटिंग बुलाई जाए, जिस मीटिंग में सभी कंसर्न्ड जो डिपार्टमेंट्स हैं वो डिपार्टमेंट्स वहाँ बुलाए जाएं ताकि ऑन स्पॉट कुछ डिसीजन हो सके। हमारी इस वक्त मेन डिमांड यही है कि हमारे फेयर का रिवीजन हो। हमने जो प्रपोजल है, कास्ट ऑफ ऑपरेशन है, वो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के ऑफिस में दे चुके हैं हम, और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द उस पर गौर किया जाए। कल जहां सुबह इंतजामिया कश्मीर ने मुहर्रमुल हराम के जुलूसों पर पाबंदी 30 बरसों के बाद खत्म की, वहीं इंतजामिया के फैसले पर मिला जुला रद्द-ए-अमल आया और नाराजगी भी जरूर नजर आई। इस मौके पर अंजुमन शरीशियान के सदर आगा सैयद अल हसन अल मौसवी ने कहा कि इंतजामिया के फैसले से वो हैरान हैं। जब तमाम मजहबी मकामात बंद हैं या बेशतर मकामात को बंद रखा गया और इज्तिमात की इजाजत नहीं है, गाइडलाइंस पर अमल दरामद करने को यकीनी बनाने के लिए सख्ती से अवामी हलकों पर जोर दिया जा रहा, और ऐसे में क्या जरूरत पड़ी है इस फैसले की इंतजामिया को, जहां पर अब शायद एक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसलिए इंतजामिया फैसला लेने से पहले जरूर सोचा करे। ये एक अचानक सा एक फैसला आया है जो जैसा कि मैंने भी ट्वीट में भी वो मेंशन किया है कि जब हम देखते हैं अभी न जामा मस्जिद में कोई जुमा की नमाज पे जो है पाबंदियाँ अभी आयद हैं, रिसेंटली जो ईद हुई है उस पर भी कोई बड़ा इज्तिमा नहीं हुआ है, और सबसे ज़्यादा जो बड़ी यानी रियासती हवाले से जो हमारी बड़ी एक फंक्शन होती थी हिंदू बरादरान की, वो आते थे अमरनाथ यात्रा के लिए, उसको भी कोविड की वजह से ही हम फिलहाल ये देखेंगे कि बंद किया गया। और जब इतना सारा हो रहा है और अभी कोई डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत ये पाबंदियाँ आयद हैं, तो अचानक एक ऐसा फैसला हुआ है कि जी मुहर्रम का जुलूस जो है उस पर जो पाबंदियाँ अभी तकरीबन 30 साल से आयद थी वो हटाई जा रही हैं, और 10 मुहर्रम और 8 मुहर्रम और दूसरे जुलूस जो हैं मेन सिटी से गुजर रहे थे, उनको रूट थोड़े चेंज करके उनको इजाज़त दी जाती है। लेकिन अगर हम इस पे थोड़ा बहुत गौर करें तो ये अजीब सा फैसला है। अगर इससे छोटे जो इज्तिमात दीनी या मजहबी इज्तिमात होते हैं, अगर उन पे अभी पाबंदी आयद है, तो क्यों इसको मसलन एक ख़ास कम्युनिटी को ऐसी इजाज़त दी जा रही है कि आप अपने जो है वो आशूरा के मरासिम मनाएं। तो मैं ख़ुद अपनी ये राय कहूँगा, मैं इसमें ज़रा खुश फहम ज़्यादा नहीं हूँ, चूँकि ये एक जो शायद बाज़ी लोग इसे ऐसा समझे कि कोई बहुत बड़ा कदम उठाया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे क्या मंसूबे होंगे सियासी और दूसरे तरीके से, वो वक्त आने पर वो आया होंगे। लेकिन मैं इसको कोई किसी कम्युनिटी के साथ कोई हमदर्दी और इसके तनाजुर में नहीं देखता हूँ। अगर ऐसा करना है तो पहले वो दूसरे जो हमारे बरादरान हैं या मसलन दीनी लिहाज से, तो उनके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। और ये अचानक पाबंदी उठाना ये कोई ख़ास चीज़ नहीं है, कोई मंसूबा ही है। चलिए वक्त छोटे से ब्रेक का है, प्रोग्राम अब तक जारी रहेगा, हमारे साथ रहिएगा। लास्ट बेंचर थी या टॉपर, कथक या हिप हॉपर, ये लड़के वालों की एक्सटेंडेड फैमिली पूछेंगे अनोइंग सवाल, प्रेशर